नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं बिहार स्पेशल, ठीक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ बुक माना जाता है बीपीएससी के लिए, खास करके बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल था मेंस के लिए, केबीसी नैनो, ठीक है, केबीसी नैनो बुक। और ये जो है स्पेशली पीटी के लिए फोकस है, जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल केबीसी नैनो का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इसमें देखें हम, तो इसमें है बिहार सदियों से प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भ गृह रहा है, ठीक है। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथ रामायण एवं महाभारत दोनों में जो है किया गया है और इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में सर्वप्रथम अगर बात करें, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं वरात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही बिहार में पहले से ही सभ्यता संस्कृति का विकास मतलब अच्छे से हो चुका था। इस तरह से बिहार उत्तर पाषाण युग में सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग गुफाओं से निकलकर बाहर आए, कृषि कार्य करना मतलब प्रारंभ हो गया, पशु को लोग पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना, संचय करना आदि सीख चुके थे। तो उत्तर पाषाण युग में ये स्तंभ हो चुका था। मुंगेर के भीम बांध से आरंभिक प्रस्तर युगीन उपकरण, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब मुंगेर के भीम बांध से प्रारंभिक मतलब आरंभिक प्रस्तर युगीन उपकरण औजार मिले हुए हैं। उसके बाद है अगर सोनपुर और चिरांद की बात करें तो नवपाषाण युगीन जो है हड़प्पा युगीन काले लाल मेदभांड के अवशेष भी मिल चुके हैं। और ऐसे अवशेष भागलपुर के ओडियम, राजगीर और वैशाली से भी प्राप्त हो चुके हैं। ये बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है। मतलब इस तरह से पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, तो भागलपुर में और राजगीर में मिले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। साथ ही इसके निर्माता पूर्व आर्य जाति के लोग थे, ठीक है। गया के जेठियन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, गया के जेठियन से प्रारंभिक प्रस्तर युगीन, ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व पत्थर के कुल्हाड़ी, ठीक है, पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि मिले हैं। इस काल में लोग पशु पक्षियों के शिकार करते थे और फल फूल मतलब कंदमूल से अपने खाकर जो है जीवन व्यतीत करते थे, ठीक। बिहार में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा, ये आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण। नवपाषाण काल में तो आपको वैशाली और वहाँ चिरांद हो गया था। पूरा पाषाण कालीन में आपको जो है मुंगेर और नालंदा ध्यान रखना है, ठीक है। नवपाषाण कालीन में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है नवपाषाण कालीन में चिरांद और वैशाली चेचर से प्राप्त हो चुका है नवपाषाण कालीन से। और पूरा पाषाण अभी हमने देखा मुंगेर एवं नालंदा से। चिरांद से प्राप्त नवपाषाण काल के साक्ष्य के रूप में चमकदार पाषाण उपकरण, अस्थि तथा सिंह के बने हुए उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हुए प्राप्त हो चुके हैं। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक जो है प्रेमगंध की चर्चा हुई है, ठीक है। अथर्ववेद में, हाँ ये क्वेश्चन एक बार दो तीन बार पूछा गया है कि अंग एवं मगध का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद में जो है विदेह राज्य का और अथर्ववेद में मगध एवं अंग का उल्लेख मिला हुआ है। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। राम ने यहाँ राक्षसी तड़ाका का वध किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। मतलब वायु पुराण में जो है असुरों का राज कहाँ पे, गया क्षेत्र में हुआ करता था, ऐसा उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। उत्तर बिहार में पूर्व आर्य संस्कृति के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, जबकि दक्षिण बिहार में गया, पटना, बक्सर इत्यादि क्षेत्र में काफ़ी प्रमाण मिले हैं। आर्य संस्कृति के जो है दक्षिण बिहार में खास करके ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं मुकाबले के उत्तर। लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार के सदानीरा यानी गंडक नदी के तट पहुंचने का विवरण मिलता है। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र विदेह से मानी जाती है, जो सूर्यवंशी राजा थे, ठीक है। अब देखते हैं वेद एवं उपनिषद के लिए आदर्श वाक्य क्या क्या थे। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र जो है आपने सुना है कि ये ऋग्वेद में है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है, वसुधैव कुटुम्बकम महोपनिषद में है, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय में है, मातृदेवो भव तैत्तिरीय में ये भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः
बृहदारण्यक उपनिषद में है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, वैदिक कालीन नदियाँ और उसके आधुनिक नाम देख लेते हैं। सतलज को शत्रुदी कहा गया है, रावी को परुष्णी, चेनाब को अस्कनी, सिंध को सिंधु, व्यास को विपाशा, झीलम को वितिस्ता, गंडक को सदानीरा और देशदत्ती को घग्घर नदी के नाम से पुकारा गया है, मतलब प्राचीन समय में। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा था। आप सभी को अच्छे से पता है और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, आपको जानकारी है। भारत के 16 महाजनपद में बिहार में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? अंग भागलपुर साइड में, भागलपुर मुंगेर में, मगध आपको पता है राजगिरी गिरिब्रिज, वज्जी वैशाली उत्तरी बिहार में स्थित थे, जिसके कुल 8 संघ थे, आपको पता है। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, अथर्ववेद में मिलता है। ब्रह्मदत्त यहाँ का अंतिम शासक था अंग का, जिसे मगध का शासक बिम्बिसार ने युद्ध में हराकर मार डाला और अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ है, मतलब वैदिक संस्कृति का प्रसार जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य। हमने अभी जस्ट बताया था कि अथर्ववेद में मगध एवं अंग का उल्लेख मिलता है और यजुर्वेद में विदेहराज का उल्लेख मिलता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार था, आप सभी को पता है। बिम्बिसार को सोणीय अथवा सोणिक के उपनाम से भी जाना जाता था। अनुमानतः उसकी उसका राज्याभिषेक 544 BC में हुआ था। मगध राज्य की प्रारंभिक में राजधानी क्या था? गिरिब्रिज। ठीक है, जीवक बिम्बिसार के दरबार में जाने माने चिकित्सक राज्यवैद्य थे। महात्मा बुद्ध के अस्वस्थ होने पर बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, बिम्बिसार के समकालीन थे ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे बिम्बिसार, जिसने मतलब सेवा के लिए जीवक को भेजा गया था। इसी तरह अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को पिलिया जो हो गया था, मतलब मित्र नीति के तहत उसने मतलब यहाँ चंद्रप्रद्योत के पास जो है भेजा था चिकित्सक जीवक को उज्जैन में। बिम्बिसार के बाद मगध का अगला शासक अजातशत्रु बनता है, जिसे कुणिक उपनाम से जाना जाता है। वह अपने पिता के समान साम्राज्यवादी था। अजातशत्रु राजगीर से दूर गंगा और सोन के संगम पर पाटलिग्राम में एक दुर्ग का निर्माण किया और बाद में मगध की राजधानी ये पाटलिग्राम को यानी कि पाटलिपुत्र को बनाया। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर हत्या कर दी थी। ठीक है, जो कि जैन ग्रंथ मानता है ये कि हत्या कर दिया गया था। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। इसे पाटलिग्राम में एक दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, ठीक है, महावंश के अनुसार बिम्बिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि मतलब कौन कौन किसके समकालीन थे। तो अब हम बिम्बिसार और अजातशत्रु ये दोनों जो हैं महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिक मंत्री वश्यकार की मदद से जो है वज्जी संघ में जो फूट डाल दिया था और उसे हरा दिया था कि कमजोर करके वैशाली को मगध साम्राज्य में इसी तरह वश्यकार की मदद से मिला लिया था। मगध और वैशाली में लगभग 16 वर्ष तक संघर्ष चला था। अंततः ये जो अजातशत्रु ने उसे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा एवं मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, पाटलिपुत्र जो बनाया था राजधानी स्थानांतरित की थी उदयन के द्वारा। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुल का एक संघ था, ये हमने पहले बताया था। इनमें विदेह, ज्ञात्रक, लिच्छवी, कोलिय, वज्जी महत्वपूर्ण संघ थे। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र था, मतलब लिच्छवी गणराज में ज्ञात प्रथम गणतंत्र विश्व का, ठीक है, प्रथम गणतंत्र ये लिच्छवी ही था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके शिशुनाग द्वारा मतलब मार दिया गया और शिशुनाग वंश की एक नींव डाल दी गई। इस वंश द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि मतलब वहाँ पे जो है पाटलिपुत्र था, उसके बाद जो है शिशुनाग द्वारा वैशाली में इसकी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं इसके द्वारा। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, पुराणों में इसकी से सर्वछत्रांतक मतलब और एकराट उपाधि जैसे बड़े बड़े उपाधियों से जो है विभूषित किया जा चुका है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था।
325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण हुआ और उस समय जो है शासक कौन था, मतलब ये घनानंद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं मौर्य काल में बिहार। ठीक है, तो ये जो है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक मगध साम्राज्य का शासन रहता है। इसमें देखें तो मौर्य को ब्राह्मण साहित्य, शूद्र तथा बौद्ध जैन ग्रंथ में क्षेत्रीय कुल का मानता है। मतलब ब्राह्मण साहित्य जो क्या बोलता है कि मौर्य के जो राजा थे शूद्र थे, जबकि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ जो ये मानता है कि ये जो है कुल क्षेत्रीय कुल के थे। ठीक है, विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में जो है मौर्यों को विरसल यानी कि कुलहीन यानी कि नीचे कुल का बताया गया है। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा दरबार और मेगास्थनीज भी इसी के बाद हार के बाद यहाँ पे मतलब राजदूत बन के आता है। ठीक है, और जिसने इंडिका नामक बुक की रचना की थी, ये आपको पता होगा, जो कि मौर्य ग्रंथ में जो कि क्या मतलब इंडिका से क्या हमें पता चलता है, मौर्य शासन की व्यवस्था का जानने का सबसे अच्छा स्रोत, विदेशी स्रोत जो है, मौर्य साम्राज्य कैसा था, क्या था, नहीं था, उस तरह जानने का अच्छा स्रोत माना जाता है इंडिका को। अब देखते हैं मौर्य की राजधानी प्राच्य का पाटलिपुत्र था, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली। ये कुल जो है 5 प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु जैन से जन्म धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर शरीर त्याग दिया था। ठीक है, संलेखना विधि द्वारा आपने पढ़ा होगा कि मतलब भद्रबाहु मतलब 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे और वहाँ पे संलेखना विधि द्वारा जो है अपने शरीर को त्याग दिया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमकस को राजदूत नियुक्त किया था। मतलब यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमकस को राजदूत नियुक्त कर यहाँ पे बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे, तो कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपटनक, ब्रह्मवीर और वररुचि। ये जो है कुल 9 रत्न थे यहाँ पे। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, जिसके संस्थापक जो है मखलीपुत्र घोषाल थे। अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी से संबोधित किया है। ठीक है, सर्वप्रथम मौस्की अभिलेख मध्य प्रदेश में अवस्थित है, अशोक नाम मिलता है। मौस्की, गुजरा, उद्गोलन इसमें जो है मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त गुजरा, नेतूर, उद्गोलन में भी अशोक संबोधित किया जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक मझिंतिक कश्मीर गंधार में भेजा गया था। मंझिम हिमालय में, सोनमोत्रा में सुवर्णभूमि, रक्षित उत्तरी कन्नड़ा, धर्म रक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, इस तरह से भेजा गया था। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय की थी। 8 वर्ष बाद यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा है कि 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष। ठीक है, ये जो है विजय की थी कलिंग की। अभिलेख द्वारा प्रजा को संदेश देने की 261 ईस्वी पूर्व प्रेरणा अशोक ने संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। ठीक है, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। अशोक केवल अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का भरपूर उपयोग मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मी का अभिलेख मिलता है। मेगास्थनी द्वारा वर्णित जातियाँ ये जो है मेगास्थनी द्वारा कुल 7 जातियों का वर्णन किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में 7 जातियाँ रहती थी। इन 7 जातियों के बारे में अगर बात करें हम तो ये जो है ब्राह्मण तथा दार्शनिक पहला जाति माना जाता है। कृषक वर्ग, ग्वाले, व्यापारी, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, सैनिक, गुप्तचर एवं सभासद। इस तरह से कुल जो है यहाँ पे 7 जातियों का वर्णन मेगास्थनी के बुक में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के प्रभारी पुष्पगुप्त जो कि गवर्नर था सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण किया था। वहाँ के गवर्नर जो थे पुष्पगुप्त के
मदद से। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ध्यान रखिएगा, काशी, बंग, पुंड, कलिंग एवं मालवा जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल में। मौर्य काल में काकपर्सन या पर्ण चांदी का, सुवर्ण सोने का, भास्क कंकड़ी तांबे का सिक्का प्रचलित था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। काकपर्सन पर्ण चांदी का, सुवर्ण सोने का, भास्क या मासक काकनी तांबे का सिक्का प्रचलित था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था बृहदत्त था। 185-184 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या हो गई। और किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और शुंग वंश की, स्वतंत्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं ये। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल के उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजा प्रसाद के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक का बेटा राजकुमार महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है आपने सुना होगा महेंद्रू घाट, इसी के नाम से, उसके बेटा का ही नाम से वहाँ पे महेंद्रू घाट है। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। मतलब जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। अब देखते हैं आगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म आपको पता है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कि अभी नेपाल में फिलहाल पड़ता है, वहाँ पे जन्म हुआ था। जो कि जो है ये शाक के क्षत्रिय कुल में जन्मे, मतलब शाक के क्षत्रिय कुल के थे। इसके पिता जो है शुद्धोधन और माता जो है महामाया। ठीक है, माता महामाया थी, कोल्य वंश की थी ये। जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता का देहांत हो जाने के कारण पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है। अब देखते हैं बुद्धकालीन गणराज्य। तो बुद्धकालीन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध काल में जो कुल कितने गणराज्य थे? तो कुल जो है 10 गणराज्य थे। कपिलवस्तु, इस तरह से केशवपुत्र, कलाम, रामगरम, कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, अल्लकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। इस तरह कुल जो है 10 गणराज्य थे। आगे देखते हैं सिद्धांत द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ये आपको पता है। सिद्धांत ने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आप सभी को आपने पढ़ा हुआ है। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं उनके प्रतीक देख लेते हैं। हाथी, जब गर्भ में रहते हैं तो उसका प्रतीक जो है हाथी माना जाता है। कमल, बुद्ध का जन्म माना जाता है। घोड़ा, गृह त्याग माना जाता है। बोधि वृक्ष को ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश को माना जाता है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, मतलब उसका प्रतीक माना जाता है। एक करवट सेना महापरिनिर्वाण का जो है प्रतीक माना जाता है। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप, इस तरह से जो है उसके प्रतीक माने जाते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। बुद्ध के सारनाथ में 5 शिष्य कौन कौन थे? आनंद, उपाली, श्रीपुत्र, मुगलन व अश्वजीत को दीक्षित किया था। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य थे बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये ठीक है। पावा के कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति द्वारा खिलाए गए सुकर मद्दब यानी कि सुअर के मांस से महात्मा बुद्ध के उदर में विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उसकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया था। और कौन कौन ले गया था यहाँ पे लिखा हुआ? लिच्छवी, शाक्य, कोलिय, मल्ल, मौर्य, पिपलीवन वाला और मगध के अजातशत्रु। इस तरह से कुल जो 8 भागों में बांट करके 8 राज्य यहाँ पे ले गया था। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है, क्योंकि अपने अभी पढ़ा था कि अशोक ने कहाँ अपने दूत भेजे थे, अपने बेटा और बेटी को भी श्रीलंका भेज दिया था धर्म को प्रचार करने के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे एवं मगध का प्रचार का केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म में अनात्मावादी, ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहा है। ठीक है,
जबकि जैन धर्म इस तरह से वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करता है। इस तरह से अंतर पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये कुल अष्टांगिक मार्ग है। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण, मतलब प्रस्ताव जो आता था उसे अनुश्रवण कहा जाता था। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या, कोरम जो है, गणपूर्ति जिसे कहा जाता है, 20 थी। संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा। ठीक है, इस तरह से ये सब जो है मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा किस तरह से इसे क्या बोला जाता था। तो संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध के लिए 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी के दिन उपवास दिन हुआ करते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उपनिषद मतलब छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। अब देख लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो आपको कई बार पढ़ा है आपने, राजगृह में हुआ है 483 BC में हुआ है। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, हर्यक वंश के। और इसमें क्या क्या रचना हुआ है? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया है। सेकंड हुआ है वैशाली में 383, पूरे 100 साल बाद। और सबाकामी मतलब इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? कालाशोक। पहला कौन था? पहला था महाकश्यप, दूसरा था कालाशोक। तो इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया स्थाविर और महासंघिक 2 भाग में। पाटलिपुत्र तीसरा हुआ है 291 BC में। मुगलीपुत्र 30 इसके थे अध्यक्ष। और इसमें जो है संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। अभिधम पिटक में क्या है कि दार्शनिक मतलब सिद्धांत है बौद्ध के। चौथा जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, लगभग ईसा के मतलब 1st AD में हुआ है ये। ठीक है, वासुमित्र एवं अश्वघोष मतलब वासुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इसके। किसके शासन में? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में ये हुआ है। कार्य इसमें क्या क्या हुआ है? बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, स्थाविर जैसे कि मतलब ये जो यहाँ पे जो हुआ है स्थाविर और महासंघिक क्या है यहाँ पे, मतलब सेकंड जो वैशाली में हुआ था तो उसमें जो स्थाविर और महासंघिक में जो विभाजन हुआ तो स्थाविर को हीनयानी कहा गया और महासंघिक को ये महायान कहा गया है। बौद्ध धर्म के परिवर्ती धार्मिक संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक धर्म के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली कुशाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजित केस कम्बलिन, संदेहवादी संजय विठलपुत्र और नित्यवादी इस तरह से हुए हैं। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। और जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो है जैन धर्म के जो है 2 तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का वर्णन जो है ऋग्वेद मतलब यानी कि वेद में इसका चर्चा मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ, जिसका मतलब चिन्ह था सर्प, जिन्होंने सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, सम्मेद शिखर पे। और इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पूछा जाता है कि कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि निर्ग्रंथ किसके अनुयायी को कहा जाता था। तो कई लोग लगा देते हैं कि महावीर स्वामी के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर जो है भगवान महावीर थे और जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में यात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ है। इसकी माता त्रिशला जो है लिच्छवी की राजकुमार की और उसकी पत्नी का नाम यशोदा था और प्रियदर्शना उसकी बेटी थी और जमाली प्रथम शिष्य जो कि उनका दामाद था। 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में जो है जिमिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इसे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु आपने पढ़ा हुआ है 72 वर्ष की उम्र में हुआ है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री
पहले जैन भिक्षुणी थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा, ठीक है, का उपयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ और जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई, बाद में लिखा गया था। सबसे प्रथम जो था प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इसकी संस्कृति की बात करें तो प्रथम संस्कृति जो है 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंग का संपादन हुआ है। मतलब प्रथम जो है संस्कृति में 12 अंगों का संकलन हुआ है, जो बुक का एक भाग है। यहाँ जो है सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थावीर के निरीक्षण में हुई। इनमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भाग में बट गए। मतलब प्रथम संस्कृति में ही जो है संप्रदाय 2 भाग में बट गए, दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर यानी कि स्थूलभद्र को कहा गया और श्वेतांबर दिगंबर यानी कि ये कपड़ा नहीं पहनते थे, जबकि श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। द्वितीय जैन संक्रिय देवर्षि श्रमण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ है, जो कि 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथ का अंतिम संकलन करने से लिपिबद्ध कर दिया गया, जिसे 14 पूर्वा कहा जाता है। ठीक है, 14 पूर्वा का संकलन हुआ है सेकेंड मतलब संगीति में। ठीक है, अब देखते हैं जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। कुछ प्रतीक आपको ध्यान रखने हैं। ऋषभदेव वृषभ, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, शांतिनाथ का हिरण, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह प्रतीक है। बौद्ध धर्म में महावीर के निगंठनाथ पुत्र कहा गया। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्य जो कि जैन धर्म की जो है महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्य यानी कि क्या क्या, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित। मतलब 6 द्रव्य से पूरा संसार बना हुआ है। जैन धर्म के अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी द्वारा 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को केवल लिखा गया है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को केवल लिखा गया है। स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद आपने नाम सुना होगा। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय न्याय, मतलब सप्तभंगी सिद्धांत आपने नाम सुना होगा, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो इसमें जो है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म था, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भद्रबाहु एवं उसके अनुयायी को दिगंबर, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु को दिगंबर कहा गया है, जबकि स्थूलभद्र को श्वेतांबर कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ही सर्वप्रथम महावीर एवं अर्थ तीर्थंकर की पूजा आरंभ करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं सूफी संत। ठीक है, सूफी संत में बिहार में क्या क्या हुआ है। तो बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संत में शाह मसूद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। तो ये ताजुद्दीन वाला जो है पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला जो है सूफी संत कौन आए थे, तो सैयद ताजुद्दीन। बिहार आने वाले सूफी सिलसिलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी संप्रदाय यानी कि फिरदौसी सिलसिला मतलब सूफी में मतलब बिहार में मतलब मुख्यतः था फिरदौसी, ये ध्यान रखिएगा। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत कौन थे, मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी। ठीक है, मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ। ठीक है, मनेर में। बिहार में इस संप्रदाय की सबसे अधिक लोकप्रियता रही। ठीक है, फिरदौसी सिलसिला बिहार में मतलब काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी और इसके जो है लोकप्रिय संत मखदूम शरीफुद्दीन मनेरी थे। मनेर शाह स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये कई बार पूछा गया है। मनेर शाह स्थित शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। ये जो है पूछा गया है कि मनेर में शाह दौलत का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इब्राहिम खां काकर द्वारा
शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था। अब देखते हैं दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहिब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में वर्तमान रोहतास जिला में हुआ है, धरकंधा गांव में हुआ है। उनका निधन 1780 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, दरियापंथी संप्रदाय दरिया साहिब का जन्म रोहतास जिला में हुआ था। उसके बाद देखते हैं अहमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 ईस्वी में आया। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर शोर से चला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अहमदिया संप्रदाय बिहार में जो आया था उसके संस्थापक और मतलब अच्छा नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हसन अली। ठीक है, अब देखते हैं सिख धर्म। गुरु नानक देव बिहार के गया, पटना, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि जगहों पर यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था। मतलब गुरु नानक देव जो कि पहले सिख धर्म के पहले गुरु थे, वो भी बिहार में आए थे। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार आए। उसकी पत्नी माता गुजरी देवी ने पटना में 26 दिसंबर 1666 को सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। 1897 के विद्रोह में बिहार के सिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में बिहार की स्थिति क्या थी। मौर्योत्तर कालीन बिहार में शुंग, कण्व, कुषाण वंश का शासन रहा है। ठीक है, अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण माना जाता है। मतलब शुंग वंश में फिर से जो है ब्राह्मण धर्म का बोलबाला होने लगता है। ठीक है, शुंग शासकों ने विदिशा को अपना राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है अभी। शुंग काल में ही डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवन यानी कि प्रथम जो है विदेशी आक्रमण हुए थे यवनों का, तो पाटलिपुत्र पर हुआ था शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे द्रोह ग्रंथ पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। मतलब पुष्यमित्र शुंग जो थे पतंजलि के काफ़ी मतलब दोस्त थे। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंगों का सर्वप्रथम स्मारक स्तूप है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र यानी कि भागवत के शासन काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिट्स को राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में जो है गरुड़ स्तंभ स्थापित करते हैं। एंटियालकिट्स का राजदूत जो था हेलियोडोरस, विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था उसके द्वारा। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था और इसमें कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधिवृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्पवृक्ष आदि प्रमुख है। शुंग काल समाज में बाल विवाह का प्रचलन था तथा कन्या के विवाह में 8 से 12 आयु में कर दिया जाता था। अब देखते हैं कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश की नींव डाल दी थी। वासुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। वासुदेव के 9 वर्ष शासन रहा और इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। मतलब पुराण से ही कण्व वंश की जानकारी पूर्णतः मिलती है। इसके शासन काल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। ठीक है, इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग ही समाप्त हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहन ने अपदस्थ कर दिया था। अब देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना 100 ईस्वी पूर्व में कुजुल कटपिसस के द्वारा किया गया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था। आपको पता है भारत में कुषाण राज्य दक्षिण मध्य में सांची से पूर्व मध्य मगध तक फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा राज्य था इसका। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है को अपनी राजधानी बनाया था और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी, ये ध्यान रखिएगा। कनिष्क ने 38वीं पूर्व में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहा जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। कनिष्क ने 78 एडी में चलाया था। ठीक है, एडी में शक संवत एक संवत चलाया जो शक संवत कहा गया था। विक्रम संवत बीसी में चला था 58 बीसी में। ठीक है, और शक संवत जो है 78 एडी में चला था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, श्री धर्मपिटक निदान सूत्र चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने
पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ के शासक को हराकर हरजाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष यानी बुद्ध तथा भिक्षापात्र, बुद्ध का भिक्षापात्र अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षापात्र हासिल किया था कनिष्क के द्वारा। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सूत्रलंकार और सुंदरानंद जैसे ग्रंथ की रचना की थी। सुंदरानंद। अब आगे देखते हैं गुप्त काल में बिहार। तो गुप्त काल में बिहार की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। शुरुआत में मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय जो है गुप्त वंशों को जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र में 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 319 ईस्वी तक इसके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया था। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो कि इम्पोर्टेंट राजा है, ठीक है। चंद्रगुप्त वंशवाली में सबसे पहला स्वतंत्र शासक इसे माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पुराण तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार की जानकारी, इसके विषय में जो है जानकारी काफ़ी मिलती जुलती है। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली राज्य प्राप्त किया था। मतलब कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम जो है विवाह नीति के तहत जो है वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के यानी कि राजा रानी प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। इस सिक्के पर एक तरफ चंद्रगुप्त व कुमार देवी राजा रानी के चित्र बने हुए थे, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत ईस्वी में चलाया था, ठीक है, गुप्त संवत चलाया था। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ। इसे पर क्रमांक कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासन काल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त को जो है विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में अधीन किया था। दक्षिण भारत को, ठीक है, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 कुल शासक को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के बिना अंकित मुद्रा से ज्ञात होता कि वह संगीत में रुचि रखता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड देखते हैं। इसके गुरुगुप्त वंशवाली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। हालांकि इन दोनों शासकों में के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक अस्तित्व में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि मिलता है। उसे विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसने नागवंश, वाकाटक, कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। और संभवतः ये माना जाता है कि यही जो है पहली महिला शासिका मानी जाती है, मतलब शासन करने वाली। रजिया सुल्तान तो मुसलमानों में मानी जाती है, जबकि ये जो है पूरे इतिहास में जो है पहली महिला शासिका मानी जाती है प्रभावती गुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 में सकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है विक्रमादित्य की उपाधि, मतलब शक को हराने के बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और अपने जो है भाई जो थे इसके रामगुप्त, उससे मारकर मतलब अपनी भाभी से विवाह कर लेते हैं। आपने कहानी सुना होगा, इस तरह का एक कहानी आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है। द्वितीय राजधानी उज्जैनी को बनाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद हैं कुमारगुप्त। गुप्त शासक में सर्वाधिक अभिलेख, मतलब अभिलेख जो है सर्वाधिक कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन सर्वप्रथम उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी यानी कि भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है कि वह अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया था। कुमारगुप्त के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और तत्कालीन समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान शाखा बौद्ध धर्म का यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। अब देखते हैं गुप्त उत्तरकालीन बिहार। गया और भोजपुर जिले में क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेख द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ
भाग में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त को नाम देते हैं। अवसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है, यानी कि उत्तर गुप्त को का जो संस्थापक माना जाता है कृष्णगुप्त को। इस काल में गौड़ शासक जिसके मतलब वो जो थे शशांक थे। शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शशांक का नाम सिक्के तमोहरे नालंदा रोहतास गया से प्राप्त हुई है। शशांक ने बोध गया में स्थित महाबोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, आपने सुना होगा। इत्सी जो कि 670 ईस्वी में नालंदा आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघर्ष उत्कीर्ण हुआ करता था। आदित्य सेन जो कि परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था तथा उसका राज्य मगध उत्तर पूर्वी बिहार मुंगेर भागलपुर तक विस्तृत था। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, यानी कि जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी तक कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया। कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने इसका वध कर दिया था जीवित गुप्त का, और मगध पर नियंत्रण कर लिया था। अब आगे देखते हैं पालकालीन बिहार। तो पालकालीन बिहार में देखें तो लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई थी। ये थी गुजरात, राजपूताना एवं गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार के पाल शासक। ठीक है, मतलब ये आप यहाँ पे आप देखिए कि गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं मतलब बिहार के पाल शासक, इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, आपने सुना है। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन में कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। ठीक, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। अपने 20 वर्ष के शासनकाल के दौरान जो है गोपाल ने औदंतपुरी यानी कि वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। किसने? गोपाल ने औदंतपुरी में विश्वविद्यालय एवं मठ का निर्माण किया था, ये ध्यान रखिएगा। और औदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी अतिश दीपंकर श्रीज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना। कौन? दीपंकर श्रीज्ञान। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। इन्होंने भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाते हैं। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है, मुंगेर पहले भी था। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर यानी कि असम जिसे कहा जाता है अभी उत्तर में नेपाल और पूर्व में सागर तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था। देवपाल भी बौद्ध धर्म मतानुयायी था। कुछ विद्वानों के अनुसार औदंतपुर बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर, कौन? देवपाल, यह ध्यान रखिएगा, बलपुत्र देव जावा के शासक थे, अनुरोध पर नालंदा में, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है कि गया में नहीं, नालंदा में जो है एक बौद्ध विहार मतलब के लिए 5 गांव अनुदान में दिया गया था देवपाल के द्वारा। ठीक है, देवपाल के द्वारा नालंदा में। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख राजवंश। मिथिला के कर्नाट वंश देखते हैं। तो पाल वंश के शासन रामपाल के शासन में नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। क्या बोल रहा है कि पाल वंश के शासन रामपाल के ही शासनकाल में जो है मतलब मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हो गई है। नेपाल का क्षेत्र भी इसके अधीन था। ज्ञानदेव ने कर्नाटुकुल भूषण की उपाधि धारण की थी ज्ञानदेव ने। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है, तो कई बार पूछा गया है ज्ञानदेव। ज्ञानदेव के पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था। गंगदेव जो कि ज्ञानदेव के पुत्र थे, योग्य प्रशासक थे, जिनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? सिमरावगढ़, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव, ये भी पूछा गया है कई बार। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रथम शासक एवं अंतिम शासक। तो हरि सिंह देव थे जो 1279
1379 से लेकर 1325 तक इसका शासन रहा है थे। हरि सिंह देव के शासन काल में देखिए लास्ट शासक जो थे उसके काल में ही गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है और इसमें तुर्क सेना का हरि सिंह देव सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया, भाग गया। कर्नाट वंश 1378 में पूर्णतः अंत हो गया इसका। हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक थे। उन्हीं के काल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ और पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। विद्यापति की रचना कीर्तिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का माहौल बन रहा था। उसके बाद अब देखते हैं वेनवार वंश। तो 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमान के अधिकारों के पश्चात एक नए राजवंश वेनवार वंश की स्थापना हुई है। क्या बोल रहा है कि 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमान के अधिकार के पश्चात एक नए राजवंश वेनवार वंश की स्थापना हुई है। वेनवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिसमें शिव सिंह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वेनवार वंश के है शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह की छत्रछाया में अमर कवि विद्यापति, मतलब विद्यापति जो थे महाराजा शिव सिंह की छत्रछाया में रहते थे, अपने काव्यों की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगल और अफगानों के मध्य जो है युद्ध छिड़ता रहा। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। अब देखते हैं आगे। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी तक माना जाता है। चंदेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नसागर का संकलन किया था। कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे। चेरो राज्य अब देखते हैं। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्य का उदय हुआ है, जिसमें चेरो प्रमुख था। ये जो है चेरो जनजातीय मतलब टाइप के थे। चेरो राज ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी एवं लगभग 300 वर्ष तक शासन किया है। चेरो द्वारा 300 वर्ष तक शासन किया गया है। कहाँ? शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू, इस क्षेत्र में जो है चेरो द्वारा 300 वर्ष तक शासन किया गया था। शाहबाद जिलों में चेरो के 4 राज्य थे, ठीक है। पहला राज्य धुधुलिया नामक चेरो सरदार के हाथ में था, जिसका मुख्यालय बिहिया था, ठीक है, बिहिया, ठीक है। दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव में 1 मील दूर तिरावन में स्थित था। यहाँ का राजा सीताराम राय था, ठीक है। चेरो जो था सीताराम राय था यहाँ का, भोजपुर का सीताराम राय, ये इस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तीसरा राज्य मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला में चैनपुर था, ठीक है, जहाँ सलाबहियम था। चौथा राज्य था सासाराम, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडेय था। यहाँ का राजा फूलचंद था, फूलचंद। अब देखते हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। धार यानी कि मालवा पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायी के साथ कीकट, शाहबाद एवं पलामू के क्षेत्र में चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली थी। भोजराज जो है मुकुंद के यहाँ शरण ली थी। इनके मूल निवास स्थान उज्जैन था। इनके जो है उज्जैन से आए थे। ये उज्जैनी राजपूत कहलाए थे। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उनका पुत्र सहसबल राजा बना, ठीक है। सहसबल ने भोजराज को मार डाला, ठीक है, और प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है, एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की थी। कौन? देवराज। सासाराम के जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर खां, सासाराम के जागीरदार थे हसन खां और उसके पुत्र शेर खां यानी कि शेषासुरी का उज्जैन के साथ अच्छे संबंध थे। अब देखते हैं नुहानी वंश, ठीक है। नुहानी वंश सिकंदर लोदी के लगभग 1504 में बंगाल शासक के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया था। लोदी के समय में बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित किया था। सर्की वंश के हुसैन शाह सर्की को पराजित कर दिया था। करदरिया खान नुहानी को बिहार में
नियुक्त किया। सिकंदर लोदी द्वारा दरिया खान नोहानी को बिहार में नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक कौन रहा? दरिया खान नोहानी। ठीक है, दरिया खान नोहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान नोहानी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा यहाँ से अपना ध्यान दीजिएगा कि दरिया खान नोहानी किसके समकालीन थे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो थे सिकंदर लोदी के खिलाफ, जबकि बहार खान नोहानी उसके बाद तक बनते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई यानी कि 1526 के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। मतलब पानीपत की जब लड़ाई शुरू हो गई तो इसने मतलब बहार खान नोहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना बिहार में कर ली। सुल्तान मोहम्मद ने 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई, मतलब सुल्तान मोहम्मद की 28 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। ज्ञातव्य है कि नोहानी सरदार द्वारा जलाल खां को लेकर पलायित हो जाने के बाद शेर खां हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। आगे शेर खां आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जब इससे पहले हमने पढ़ा था कि सुल्तान मोहम्मद यानी कि बहार खान नोहानी की मृत्यु हो गई, उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन यानी कि जलाल खां जो शासक नियुक्त हुआ और उसका जो संरक्षक यानी कि बना था फरीद खां। ठीक है, फरीद खां वही था, शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी संरक्षक नियुक्त हुआ और नोहानी सरदार द्वारा जलाल खां को लेकर पलायित हो जाने के बाद शेर खां जो है वहाँ का हजरत आला की उपाधि धारण करके अपना शासन प्रारंभ कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और आगे चलकर जो है शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सल्तनत काल में बिहार। ठीक है, इसमें अगर पढ़ें तो हम 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हिशामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कमनासा के नदी के पूर्व की ओर सफल अभियान किया। मतलब कमनासा नदी के पूर्व की ओर सफल अभियान उन्होंने किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो ये जो है बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, मतलब बंगाल पे इसका शासन था पाल वंश का, और पाल वंश का शासक जो है प्रद्युम्न पाल था। ठीक है, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक जो है प्रद्युम्न पाल था। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना किया जाता है तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही तुर्क सत्ता की स्थापना की जाती है। बिहार में तुर्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदेंतपुर आधुनिक बिहार शरीफ पर विजय की थी। यह विजय उसने 1198 ईस्वी में की थी। ठीक है, आपको पता है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आपको पता है बख्तियारपुर शहर की स्थापना की, नष्ट करके उसका नाम बख्तियारपुर शहर रखा था। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी की एक अधिकारी अली मर्दान, ठीक है, अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफना दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो है बख्तियार खिलजी का जो है कहाँ दफनाया गया था, तो बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में जो है बख्तियार खिलजी को दफनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक 1191 में अख्ता प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अख्ता प्रदान करते हैं 1191 में। ठीक है, इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर मतलब 1227 से 1229 तक इन्होंने शासन किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, आगे हैं बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है किसने बिहार को सर्वप्रथम किया था, तो ये था इल्तुतमिश। आगे है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी। ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा कि इल्तुतमिश ने अपना सूबेदार बिहार में किसे नियुक्त किया था, जिसका नाम था मलिक जानी को। ठीक है, उसके बाद है इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया। ठीक है, सूबेदार बनाया था मलिक जानी को, और सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना था। ठीक है, इसके बाद बना था सैफुद्दीन ऐबक के बाद तुगात खां। ठीक है, नेक्स्ट है खिलजी वंश, देख लेते हैं। तो खिलजी वंश 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने
जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश के शासन वहाँ का प्रारंभ हुआ। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा। किसे? शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, शेख मोहम्मद इस्माइल की सेना को शक्र सिंह ने पराजित कर दिया। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर यानी कि भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के सिक्के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी वंश के सिक्के कहाँ से? भोजपुर यानी कि शाहपुर भोजपुर से प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ यानी कि नालंदा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। ठीक है, मिथिला के जो कर्नाट वंशीय शासक थे हरि सिंह, तो उसे पराजित किया तथा मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। सूफी संत हजरत शरीफुद्दीन याहिया मनेरी, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा। याहिया मनेरी जो है शरीफुद्दीन याहिया मनेरी मलफूजात और मानकिबुल असफिया जैसी रचना से बिहार में तुगलक शासन के इतिहास का मतलब जाना जाता है। इसी की रचना से जो है पता चलता है कि बिहार में तुगलक शासन का इतिहास कैसा रहा है। शरीयत फिरोजशाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। किससे? शरीयत फिरोजशाही से। अब देखते हैं लोधी काल में क्या था भारत की स्थिति। तो बिहार का पहला अफगान शासक पहलू लोधी था। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है तो 1495-96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर उसने दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। किसे? दरिया खान नूहानी को। ठीक है, लोधी शासक के काल में बिहार में नूहानी अफगान की स्थिति सुदृढ़ हुई। बिहार में मोहम्मद शाही नूहानी यानी कि बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, और इसका बेटा फिर बना था, उसके बाद जो है शेरशाह सूरी अपना बन जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में अफगान प्रभुत्व। नूहानी सत्ता के पतन के साथ बिहार में अफगान के नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय हुआ, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था। ठीक है, शेरशाह का जन्म 1472 में बेजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान में एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ था। ठीक है, अफगानी। फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। सासाराम के जागीरदार थे हसन खां सूर, तो उसका पुत्र जो था उसके पुत्र थे फरीद खां यानी कि शेर खां। ठीक है, शेरशाह कालीन युद्ध कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं देख लेते हैं। दोहरिया का युद्ध 1532 में इन्होंने लड़ा था। सूरजगढ़ा का युद्ध लड़ा था 1534 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज बिलग्राम, ये 40 होगा, गलत थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, मालवा 42 में। रायसीना का 1543 में। मारवाड़ का 1544 में। कलिंजा सबसे लास्ट 1545 में। अब देखते हैं शेरशाह के बारे में। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां, आप सभी को पता है। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को एक तलवार से मार दिया था, इसी कारण उसको जो है शेर खां की उपाधि मिल चुकी थी सुल्तान मोहम्मद खां यानी कि बहार खां लोहानी के द्वारा इसे जो उपाधि दी गई थी शेर खां की। ठीक है, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत की, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला का उपाधि ग्रहण करते हैं बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद। ठीक है, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित कर अपने ये जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित करते हैं और इसी समय शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, शेरशाह ने बंगाल के सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह को दबाया था। शेरशाह का साम्राज्य 47 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 47 प्रांतों में बटा हुआ था, जो बाद में चलकर शायद 63 हो गया था। तो आगे देखते हैं क्या था। शेरशाह का साम्राज्य कुल जो था 47 प्रांतों में बटा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निर्धारण करना शेरशाह का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। मतलब माप करके जो है लगान लगाया था सबसे पहले, और इसका सराहनीय कार्य माना जाता है इसके लिए। इससे भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली, ठीक है, जब्ती प्रणाली इसी ने शुरुआत किया था। ठीक है, बाद में इस प्रणाली को कुछ परिवर्तन करके अकबर द्वारा ही मतलब इसे पुनः लागू किया गया था। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत पूछा जाए तो आप किसे बताएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी।
ठीक है। आगे है शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का, रुपया नाम था, चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था, और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। 178 ग्रेन का चांदी का था और 380 ग्रेन का तांबा का दाम। तो शेरशाह ने, आगे है, शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़कर दिल्ली में जो पुराने किले का निर्माण करवाया था। दीन पनाह जो था उसका पुस्तकालय हुमायूं का, तो उसे तोड़कर जो है दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर किला एक कोना, आप अगर जाएंगे दिल्ली मतलब पुराने किले में, तो सामने सामने आपको किला एक कोना नजर आएगा जो मस्जिद की तरह है, गोल टाइप में। तो नमक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अब है आगे 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और पटना में दुर्ग का निर्माण कर इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है, बना दिया। उसके बाद कलिंजर बुंदेलखंड के अभियान 1545 में शेरशाह की मृत्यु एक गोले के विस्फोट से हो गया था, आप सभी को पता है। इस आगे है शेरशाह ने मारवाड़ युद्ध 1544 के दौरान ही कहा था कि मतलब मारवाड़ के लिए काफ़ी मतलब इसका नुकसान हो गया था, तो मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए एक लगभग हिंदुस्तान के साम्राज्य खो ही चुक दिया था। ठीक है, इस तरह का कथन कहा गया था मारवाड़ युद्ध के दौरान शेरशाह के द्वारा। आगे है उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुगल की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। तो ये आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रोहतासगढ़ नामक किला कहाँ पे है, सिंध में भी बनाया था इन्होंने, रोहतासगढ़ नामक किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, मतलब मुगलों के सक्रियता को रोकने के लिए। तो शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रत्येक को 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया था, जबकि इसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिससे पत्रों का वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रत्येक सराय में एक फारसी और एक हिंदी ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिसे कारकून कहा गया। कारकून जो है हिंदी और फारसी का ज्ञाता था, हिंदी और फारसी। और शेरशाह के काल में इमारत पर लिखने के क्रम में फारसी एवं संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे है सासाराम स्थित इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में सुंदरतम नमूने शेरशाह का मकबरा है, जो उन्होंने खुद बनवाया था, स्वयं बनवाया था। ठीक है, अपने जीवन काल में ही बनाया था, लेकिन इसे इस्लाम शाह द्वारा पूरा किया गया था, इसका बेटा द्वारा जो है पूरा, शुरुआत तो आप खुद नहीं करवाया था, जबकि इस्लाम शाह द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। इस्लाम शाह दिल्ली गद्दी पर बैठा था और 1555 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह परास्त कर हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार करके वहाँ का शासक बन गया। तो अब हम देखते हैं मुग़ल काल में बिहार की स्थिति देखते हैं मुग़ल काल में। ठीक है, इसमें देखते हैं तो भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर, आप सभी को पता है, मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जलाल खां को जो है बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, और इसी का संरक्षक था शेरशाह सूरी। ठीक है, 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। बिहार में न्यूहाने की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार में न्यूहाने की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1535 में दोहरा सराय में अफगान को पराजित कर दिया। ठीक है, 1532 में जब अफगानों को पराजित किया, तभी से जो है न्यूहाने की सत्ता का अंत होना शुरू हो गया बिहार में। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित किया था। ठीक है, और बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शेरशाह के पश्चात बिहार ने जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा, बोला जा रहा है यहाँ पे, शेरशाह के पश्चात बिहार ने जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उसमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां, दाऊद खां करारानी का नाम शामिल है। यह क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि शेरशाह के पश्चात बिहार में किसका नियंत्रण बिहार में रहा है, तो ताज खां करारानी, सुलेमान खां और दाऊद खां करारानी का नाम शामिल है। तो दाऊद खां को किसने पराजित किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, दाऊद खां को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां द्वारा पराजित करके बिहार को हथिया लिया था। ठीक है, ठीक है, दाऊद खां करारानी का नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 तक बिहार में अपना कब्जा जमाए रखा। तो 1580 में जो है अकबर के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बिहार पे मुगल द्वारा कब कब्जा किया गया था, तो 1580 हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 में आक्रमण
किया। इस समय यहाँ का शासक दाऊद खान था। तो इसी को पराजित कर जो है 1580 में पूरी तरह से जो है बिहार को मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। ठीक है, 1574 में बिहार पे आक्रमण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 1580 में आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया तथा खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, मुनीम खां को उसके बाद 1580 में जो है वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा। आगे है अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। ठीक है, खान आजम यानी कि मिर्ज़ा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे, और अकबर के शासन के अंतिम वर्ष में बिहार सलीम जहांगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। ठीक है, जहांगीर ने जो विद्रोह कर दिया था। अब देखते हैं आगे जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था। मुगल शासन के बाद जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार जहांगीर के द्वारा किसे बनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जहांगीर के द्वारा लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार बना दिया। लाल बेग, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाल बेग को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था। तो किसने, तो जहांगीर ने बनाया था। इसके बाद आगे है इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जो है अकबरकालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। तो इसको पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं। इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में, किसके द्वारा, इब्राहिम खां काकर के द्वारा पटना के समीप मनेर में जो है मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाया था। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कि इब्राहिम खां काकर के द्वारा मनेर में जो है मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाया था। आगे है जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्ज़ा रुस्तम सफावी था। इसके पश्चात कमशक खान आलम और मिर्ज़ा सैफ खान बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है सैफ खान ने 1628-29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में सैफ खान का मदरसा कहा जाता है। अभी भी है शायद। सैफ खान का मकबरा सैफ खान ने ही बनाया था। अब आगे देखते हैं शाहजहाँ के काल में बिहार। तो मुगल शासक शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब आगे देखते हैं औरंगजेब के काल में। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दाऊद खां कुरैशी को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में, यहाँ पे देखिए गया जिले में जो है दाऊद नगर, वर्तमान में औरंगाबाद जिला नामक शहर बसाया था। उसी के नाम से था, दाऊद कुरैशी के नाम से बसाया गया था। पटना में दारुल उलूम कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण हुआ। ठीक है, औरंगजेब के काल में हुआ है। औरंगजेब के समय बिहार में ब्रिटिश यात्री वर्नियर आया था। बिहार, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि औरंगजेब के शासनकाल में बिहार कौन ब्रिटिश यात्री आया था। तो वर्नियर जो है आया था, जिसने पटना को भारत के सबसे बड़े शहर में से एक माना था। भारत के एक सबसे बड़े शहर में से पटना को माना था। आगे है औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अपने पौत्र को, मतलब अकबर ने अपने पौत्र को नियुक्त किया था और इसने अपने नाम से अजीमाबाद पटना का नाम रख दिया था। ठीक है, आगे है फारुखसियर, पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था। फारुखसियर का जो राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो आइए आप देखते हैं आगे बिहार आने वाले विदेशी यात्री के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है पहला यात्री है मेगास्थनीज। तो यह बिहार आने वाला सबसे पहला और प्रसिद्ध विदेशी यात्री था जो सेल्यूकस के दूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसका पुस्तक जो है रेफरेंस के रूप में इंडिया के इतिहास के रूप में एक शामिल किया जाता है। उसके मतलब स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तो द्वितीय है टैमिकस। ये जो है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी यानी कि बिंदुसार के दरबार में हिंद यूनानी शासक के दूत के रूप में कार्यरत रहा। इसके समय यूनान में मैत्रीपूर्ण संबंध काल भी बने रहे। डैमेकस, ठीक है। आगे देखते हैं फाहियान थे चीनी यात्री जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के काल में 399 में बौद्ध ग्रंथ की खोज के सिलसिले में भारत आया और 4 से 11 ईस्वी तक यहाँ रहा। भारत में अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह वैशाली और पाटलिपुत्र भी
आया था। ठीक है, बिहार भी यह आया था। अगला यात्री है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भी एक चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय भारत आया और 15 वर्ष तक भारत में निवास किया। अपने यात्रा वृत्तांत जो इसने रचना की थी सीयू के माध्यम से प्रस्तुत किया। और ह्वेनसांग ने लगभग 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो 15 वर्ष भारत में से जो है 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में जो आया था इत सिंह, दूसरा चीनी यात्री था। 673 ईस्वी में भारत आया और 687 ईस्वी तक यहाँ रहा। उसने नालंदा महाविहार से शिक्षा ग्रहण की थी। आगे है मुल्ला तकिया। अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया नामक यात्री जौनपुर से बंगाल तक यात्रा की और उस क्षेत्र की वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में इन्होंने किया है। उसके बाद है अब्दुल लतीफ़। मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्री में अब्दुल लतीफ़ भी था, मध्यकाल में आए थे। और अशरफ खां को जब बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया तो उसी समय बिहार से होकर गुजरा था। ठीक है, इसके बाद है मोहम्मद सादिक। जब उसके पिता पटना में दीवान खलीसा के पद पर नियुक्त हुए तो वह उनके साथ पटना आया और 4 वर्ष रहा था। उसके बाद है मुल्ला बहबहानी। यह एक ईरानी धर्माचार्य थे जिन्होंने बिहार की यात्रा कई बार की और बाद में पटना में ही बस गए थे, मुल्ला बहबहानी। ठीक है, इसके बाद है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच एक अंग्रेजी यात्री 1585-87 ईस्वी की मध्य मुगल भारत का भ्रमण किया। इसी समय वह बिहार आया था 1585 में। इसके बाद है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी एक अन्य अंग्रेज यात्री थे जो 1632 ईस्वी में पटना आया था। ठीक है, पीटर मुंडी। उसके बाद मेंडिक आए थे 1612 में, हॉलैंड के यात्री थे और वह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आया था, मेंडिक। उसके बाद है जॉन ट्रेवेनियर। ये फ्रांसीसी यात्री था और ये औरंगजेब के समय में आया था, अभी जस्ट हमने बताया था। इसके बाद है मनुकी जो इटालियन यात्री था और 7वीं शताब्दी के मध्य पटना आया था। इसके बाद है बिशप वियर। एक अंग्रेजी पादरी था। 1824 में गंगा नदी के मार्ग से पूर्व भारत की यात्रा करता हुआ बिहार के अनेक नगरों से गुजरा। अब हम देखने वाले हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन किस तरह से होता है और किस तरह से लड़ाई होता है। तो इसमें अगर देखें तो सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में बिहार में होता है। बिहार में सोरा का व्यापार के लिए, मुख्यतः जो है बिहार सोरा के व्यापार के लिए उत्तरी बिहार जाना जाता था, तो उसके लिए डच व्यापारी द्वारा प्रभुत्व था। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे बिहार में और पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली ने अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली जो आते थे मसाला, चीनी मिट्टी यहाँ पे वहाँ से लेके आते थे और पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे यहाँ से। डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है। ठीक है, सबसे पहले जो कंपनी की स्थापना करते हैं डचों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं जॉब चार्नोक जो कलकत्ता के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। 1664 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री का प्रधान इन्हें जॉब चार्नोक को बनाया गया 1664 में, तथा वह इस पद पर 1680 तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नोक के अधीन कार्य किया था। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक है, द्वारा 1680 में अंग्रेजी कंपनी पर व्यापार पर 3% कर लगाने के क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली सर को इतना में लूट लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फारूक शेख ने अंग्रेज को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, फारूक शेख द्वारा स्वतंत्रता दे दिया था, मतलब अंग्रेज को व्यापार के लिए। पटना फैक्ट्री को अंग्रेज ने 1718 में पुनः खोल दिया और इस दौरान कंपनी व्यापार में घूसखोरी की प्रथा को आरंभ किया। ठीक है, नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल ने प्रयास से 1755 में फैक्ट्री को पुनः शुरू करा दिया था। अब देख ले फैक्ट्री जो बना था बिहार में, तो उसका स्थापना किस तरह से हुआ था। तो पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध सूती वस्त्र, ठीक है। उसके बाद डच जो है 1632 में अनाज, सूर्य और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ब्रिटिश फैक्ट्री जो है 1651 में यहाँ बनता है, नील और सूती वस्त्र का व्यापार इन्होंने किया।
और डेन फैक्ट्री 1774 में सूती वस्त्र का व्यापार यहाँ से करती थी। अब आगे देखते हैं हम आधुनिक काल में बिहार। ये थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें जो है अगर देखें हम 1713 में फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, हमने भी बताया। उसके बाद उसने आगरा में जहादर शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर बैठा। ठीक है, जहादर शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर बैठा था। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां, उसका भाई अब्दुल्ला खां सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो बिहार के सूबेदार थे वो। ठीक है, 1761 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आपको पता है कि मीर कासिम ने। और 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदी, जिस पर पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी। और यह घटना पटना हत्याकांड से नाम से विख्यात है। मीर कासिम ने करवाया था। आगे है 23 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध, ये 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, क्लाइव ने 12 अगस्त यहाँ जो संधि किया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में, जिसकी शर्त के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इस संधि के तहत जो था बक्सर के युद्ध के उपरांत जो संधि हुआ था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई इसे। अगला है जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया, जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उस समय बिहार के प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के नायब नाजिम का कौन था, तो राजा रामनारायण और राजा सीताब राय प्रमुख थे। 1766 में पटना स्थित अंग्रेज कंपनी के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और सीताब राय के प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया था। इसे मिडलटन को राजा धीरज नारायण और सीताब राय के प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। 1767 में क्लाइव ने धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को बिहार का नायब नियुक्त किया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने सीताब राय को अब्बास दस्त को उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1770 के बाद 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा और इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था। तो इसमें अगर देखें तो सन 17 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिला का झुकाव बढ़ गया। सरला देवी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। किसने किया था? सरला देवी। 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे तो भारत आगमन के, तो वहाँ बिहार में जो है बहिष्कार आंदोलन इन्होंने सरला देवी ने ही चलाया था। 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक को दान में दिया था। इस कार्य में महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी में इन्होंने सहयोग दिया था। उसके बाद है सन 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया और श्रीमती सैलबाला राय ने उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर संथाल परगना की महिला ने नमक कानून को भंग किया। नेक्स्ट है हजारीबाग श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी को नमक कानून उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा मिली। नेक्स्ट पॉइंट है पटना में श्रीमती हसन इनाम तथा श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में महिला ने विदेशी वस्त्र के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया और पटना के तत्कालीन कलेक्टर इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी और चंद्रवती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया
और श्रीमती राजवंशी देवी चंद्रवती देवी को 1.5 वर्ष का कारावास का दंड भी मिला था। आगे है 9 अगस्त 1942 को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं की एक विशाल जुलूस निकाला। ठीक है, हजारीबाग में महिला का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था तो विद्यार्थी के एक जत्था धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया और कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है छपरा में 19 अगस्त 1942 को हुई विशाल जनसभा की अध्यक्षता शांति देवी ने की थी छपरा में। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महिलाओं का योगदान यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, महिलाओं का योगदान किस प्रकार से रहा था तो इसका जो है दिया हुआ है। आगे है छपरा जिले के देवघरा प्रखंड में तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक की स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा एवं सरस्वती देवी को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है संथाल परगना हरिहर मर्धा की पत्नी बिरजी देवी को पुलिस ने हत्या कर दी। नेक्स्ट है गया जिले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैशाली की श्रीमती बिंदा देवी शहीद फूलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मल्होत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, इस तरह से जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिहार में विद्रोह। ठीक है, इसमें अगर देखें तो नोनिया विद्रोह की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हर एक बार एक न एक क्वेश्चन आ जाता है। तो नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बिहार सोरा उत्पादन से संबंधित था। तो ये 1770 से 1800 तक चला है। ठीक है, सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था बिहार में सोरा उत्पादक प्रमुख केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया इत्यादि थे। ठीक है, सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। अतः नोनियों ने इन शोषणात्मक कार्य से बचने के लिए विद्रोह कर दिया, किंतु अंग्रेज ने उसका दमन कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोनिया विद्रोह सोरा उत्पादन से संबंधित थे। अब आगे है बहावी आंदोलन। पटना 1822 से 1868 तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना में वालियत अली और इनायत अली इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे। ठीक है, वालियत अली और इनायत अली बहावी आंदोलन के लिए।